हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सब लोग कमेंट करके बताइएगा जोरदार वाला। मैं विनय अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से परिवार एमडी क्लासेस में। तो आज महातांडव की अगली क्लास आ गई है आपके सामने। एक बार फिर से लाइव हो चुका हूं। मैं बता दूं, आज जो है सर, जो जीएस वाले सर हैं वो बाद में क्लास लेंगे, पहले मैं हिंदी की क्लास लेता हूं। एक्चुअली में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मुझे मतलब आगे पहले क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा कुछ काम आ गया है। हाँ, मेरी तबीयत एकदम सही है। तो एक बार बताएंगे सभी लोग कौन कौन आ गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। एक बार सब आवाज क्लियर है तो लाइक वाला इमोजी भेज दीजिएगा, जितने लोग भी हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी और डिले के। समय आपका हो चुका है, आ जाओ जी, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन के माध्यम से आज का क्वेश्चन मैं फिर बता दूं, जैसे 3 बजे मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था ना, उसी तरह से इसमें भी आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है महातांडव में। मतलब आज सच में महातांडव होने वाला है। सभी लोग तैयार रहिएगा। अगर जो जो रेडी है एक बार हाथ उठा दीजिएगा, सभी लोग जल्दी से, जितने लोग भी आ गए हैं। चलिए जी, आ जाओ। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और प्यारा सा क्वेश्चन आया है। और आज मैं कमेंट पढ़ रहा था 3 बजे वाली क्लास में, शायद वो बच्चा आज आया हो अभी, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक आध क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर ऊपर लिखित का विलोम पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऊपर लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। क्या कहेंगे? ऊपर लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ क्या कहलाता है? बोलेंगे सर ऊपर लिखित कहलाता है। स्वलिखित मतलब अपने आप लिखा हुआ। क्या कहेंगे? अपने द्वारा, या फिर स्वतः लिखित। क्या बोल देंगे? अपने द्वारा लिख दो, सही रहेगा। अपने द्वारा लिखा हुआ। इस पे 2 मिनट लूंगा इस क्वेश्चन पे। लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। उसके बाद क्या कह रहे हैं? परलिखित मतलब दूसरे के द्वारा लिखा हुआ। क्या कहेंगे? दूसरे के द्वारा लिखा हुआ। क्या हो गया? बोलेंगे सर परिलिखित हो गया। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। क्या कहेंगे? नीचे लिखा हुआ। अभी आ रहा हूं क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिएगा। नीचे लिखा हुआ। पूर्व लिखित का मतलब होता है पहले लिखा हुआ। क्या कहेंगे? पहले लिखा हुआ। पहले लिखा हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? तो ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ, निम्न लिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। आंसर होगा या नहीं होगा? आंसर करके बताएंगे, राइट या रॉन्ग? कहोगे राइट। अच्छा, स्वलिखित का विलोम क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर परलिखित हो जाएगा, मतलब इसका विलोम ये हो गया। पूर्व लिखित का मतलब क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर पश्च लिखित हो जाएगा। क्या बोलेंगे? पूर्व लिखित का विलोम क्या बोल देंगे? हाँ, अपूर्व लिखित या पश्च लिखित। या तो इसका पश्च लिखित कह दो कि बाद में लिखा गया, या क्या कह दो कि सर अपूर्व लिखित हो जाएगा। अपूर्व लिखित हो जाएगा, याद रखिएगा, मतलब जो पूर्व लिखा ना गया हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये वाला रहेगा, याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया? बोलेंगे सर यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। देखिए, मेरी क्लास में जिसको भी शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया जितने लोग भी हो ना, कमेंट सभी के आने चाहिए, प्रॉपर तरीके से कमेंट चलना चाहिए। कमेंट में कोई भी देरी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, ठीक है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? झूठ बोलना पाप है। क्या कह रहा है? झूठ बोलना पाप है। और पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है, बताएंगे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इसकी गलती मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक बच्चे ने 3 बजे वाली क्लास में पूछा था, वही आंसर दे रहा हूं। 3 बजे वाली क्लास में पूछा था, क्या पूछा था समझिएगा। मुझे लगा वो पूछ रहा है कि सर हाथों द्वारा लिखित। क्या कहेंगे? हाथों द्वारा लिखित। केवल अगर इतना क्वेश्चन आए कि हाथों द्वारा लिखित को क्या कहा जाता है, बोलेंगे सर हस्तलिखित बोला जाता है। क्या कहेंगे? हस्तलिखित बोला जाता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन आया था तो मैं बता रहा हूं आप सभी को। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हाथों द्वारा लिखित, यहां तक सही हो गया। और उसके बाद अगर लगा दे पुस्तक, क्या लगा दे? पुस्तक। तो इसका मतलब क्या होता है? कहेंगे सर इसका एक मतलब तो होता है हस्तलिखित। क्या होता है? कहेंगे सर हस्तलिखित, यही होता है। एक मतलब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहेंगे सर पुस्तक लिखा हुआ है, और ऑप्शन में पांडुलिपि दिया हुआ है कहीं पे, क्या देंगे? कहेंगे सर अगर पांडुलिपि दिया हुआ है कहीं पे, पांडुलिपि, ठीक है ना, पांडुलिपि। अगर कहीं पे पांडुलिपि दिया हुआ है तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर तब ये हो जाएगा आपका हाथों लिखी पुस्तक। याद रखिएगा, हाथों द्वारा लिखी पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तक को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे सर पांडुलिपि बोलते हैं। एक बार आंसर करके बताएंगे सभी लोग, समझ आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करिएगा, जितने लोग भी हो सभी का कमेंट चाह रहा हूं मैं। सभी के लल्लन टॉप कमेंट आने चाहिए, जितने लोग भी हो स्पीड में कमेंट करिएगा। हाँ, पांडुलिपि बोला जाता है। क्या बोलेंगे?
पांडुलिपि, इसको थोड़ा सा और करेक्शन कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे सर पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथों द्वारा लिखी गई हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? झूठ बोलना पाप है। अरे झूठ नहीं होता सर जी, क्या होता है? बोलेंगे सर झूठ होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? कहेंगे सर झूठ होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो बनाया मैंने, ये ठा बनेगा, इस तरह से लिखा जाएगा झूठ। आंसर कहां पे? कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। यहीं पे आपकी क्या थी? गलती थी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है? जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनंत बोला जाता है, असीम बोला जाता है, द्वितीय अद्वितीय बोला जाता है, अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर अद्भुत का मतलब आश्चर्यजनक। क्या कहेंगे? आश्चर्यजनक। या फिर जिसको अनोखा बोला जाता है। क्या कहेंगे? जिसको अनोखा बोला जाता है, जिसको विचित्र बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसको पहले कभी ना देखो हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहा जाता है? कहेंगे सर अद्वितीय कहा जाता है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। क्या कहेंगे? जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? असीम कहा जाता है। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? बोलेंगे सर उसको अनंत कहा जाता है। हमारे साथ में एक भाई साहब बैठे हैं जो यहाँ स्टूडियो ऑपरेट करते हैं, तो जितनी तेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उतनी तेज भाई साहब टाइपिंग करते हैं, मतलब लल्लन टॉप टाइपिंग है उनकी, ठीक है ना, एकदम भाई साहब प्रो मैक्स प्रो लेवल की टाइपिंग है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। अनंत और असीम को आकाश भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये आकाश का, अनंत जो है आकाश का पर्यायवाची है। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है और बताना यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा और बताएगा। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। अंडरलाइन कौन सा है? बोलेंगे सर ये वाला अंडरलाइन है। इसको क्या करना है? आपको सही बताना है। मैंने कहा आज का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान से पढ़िएगा। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। सभी लोग आंसर करेगा स्पीड में, जितने लोग हो बता दो। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। पहली बात तो अगर इसमें गलती की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको चयन करिएगा। अगर बदलाव की आवश्यकता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है बताना है। अब क्या कह रहा है? सीता की मुखचंद्र या सीता का मुख। भाई मुख है तो यहाँ पे का आएगा। क्या आएगा? बोलेंगे सर का आएगा। और मैंने आपको बताया था कि का के की, ना ने नी, सा से सी वाली जहां पे गलती मिले उसको क्या कहा जाता है? बोलेंगे सर उसको कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कारक विभक्ति संबंधी, क्या बोलेंगे? संबंधी अशुद्धि बोला जाता है, याद रखिएगा। ये सारे लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछता है, कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। क्या होगा? कहेंगे सर सीता का मुख चंद्र है। सीता का मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे, आंसर हो जाएगा सही। बोलिए समझ आया नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? वाक्य में किस भाग में त्रुटि है बताइएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, गलती कहां पे है? अगर मेरे शब्दों से आपने गलती पकड़ ली तो आंसर करके बता दोगे जल्दी से। स्पीड में आने चाहिए सभी के आंसर। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है या पत्र किसके नाम लिखा गया है? सिंपल सी बात है। यहां पे पर लगाने की आवश्यकता है या नहीं है? कहोगे सर नहीं है, फिर पर लगाया मतलब वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, इसको हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। सबका आंसर बी आना चाहिए। बी आ रहा है ना? बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? पत्र किसके, यहां पे गलती है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, वाक्य सही हो जाएगा आपका। तो पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप यहां पे एक चीज और लगा सकते हो, पत्र किसके नाम से लिखा गया है। क्या कहोगे? अगर यहां पे पर नहीं लगाना तो से कर दीजिएगा। अगर पूछा जाए गलती किसकी है तो कहोगे सर विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। यहां पे या तो पत्र किसके नाम लिखा गया या पत्र किसके नाम से लिखा गया, तब सही हो जाएगा। क्लियर? वैसे से और पर कोई ना लगाओ तब भी सही हो जाएगा। कह रहा है अब आंसर बता दिया, नहीं बताया? मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, याद रखेगा। कह रहा है सरोवर का पर्यायवाची बताएंगे। सभी लोग कमेंट में छाप कर दे, बता दो सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे दा लगाओ। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे धर लगाओ। ये ट्रिक याद रखिएगा। सब किसके बन जाएंगे? कमल के। दो पर्यायवाची याद रखिएगा। अरविंद एक होता है, कई बार मैं बता चुका हूं। एक कमल को सरोरूह कहा जाता है, सरोरूह, इसको भी याद रखिएगा, सरोरूह बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको एक और बड़ा प्यारा नाम आता है, देखो, पुंडरीक भी बोला जाता है। क्या कहेंगे? पुंडरीक याद रखिएगा। और एक इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर? एक इसको नलिन बोला जाता है। ये नाम याद रखिएगा, अलग से कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची याद करना। अच्छा, ये मैंने कमल के लिख दिए यार,
देखो पहले गलती देखो, ये मैंने किसके लिख दिए, ये मैंने कमल के पर्यायवाची लिख दिए। ये जो पर्यायवाची है ये इसके पर्यायवाची होंगे कमल के। जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये लिख दिया, राइटिंग आज अच्छी नहीं बन रही है, मैं बनाता हूं अभी देखिएगा। अच्छा, बादल के पर्यायवाची अगर आपको याद करना है तो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बता दी, याद रखिएगा। समुद्र के याद करना है तो क्या करेंगे, कहेंगे सर जल के पीछे धी, और जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। उसके बाद जैसे रत्नाकर है, याद रखिएगा रत्नाकर, दो तीन नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा अर्णव किसे कहा जाता है, कहोगे सर इसे, ये दो नाम याद रखिएगा, कहानी खत्म। क्लियर। तालाब का पर्यायवाची, इसका पोस्टमार्टम कर दूं, सरोवर का ही पर्यायवाची होता है तालाब, याद रखेगा, मतलब तालाब का ही सरोवर है। इसको सर के नाम से जाना जाता है, इसको तड़ाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको सरोवर कहा जाता है, इसको पुष्कर के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। इसको पोखर के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। किस नाम से, पोखर के नाम से। इसको हरि के नाम से भी जाना जाता है, इसको पोखरा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। क्लियर। पर्यायवाची का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। बताइए समझ आया नहीं आया। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, स्पीड में, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहा जाता है, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। आक्रांत कहते हैं, आक्रांता कहते हैं, आतताई कहते हैं, या आक्रामक कहते हैं। सभी आंसर करके बताएंगे स्पीड में, जितने लोग भी हो। अब देखिएगा, आक्रांता और आक्रामक क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हमला, हमला, प्रहार, प्रहार। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हमला, प्रहार, या आक्रमण करने वाला, या आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है, बोलेंगे सर इसको कहा जाता है आक्रांता या आक्रामक। आतताई का मतलब, आतताई होता है, स्पेलिंग देखिएगा। आतताई का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर अत्याचारी। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अत्याचारी कहा जाता है इसको। दुष्ट, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर दुष्ट, दुष्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे अत्याचारी कर दोगे बढ़िया रहेगा। कह रहा आक्रांत का मतलब क्या होता है, आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो, अर्थात जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, कहेंगे सर उसको आक्रांत कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। बताइए समझ आया या नहीं आया। कोई बंदा ऐसा है जो कह दे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझा दूं इसको अलग अलग तरीके से। क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर मजा आ रहा है लाइक वाला इमोजी भेज दीजिएगा, जितने लोग भी हो। स्पीड में आंसर करके बताएंगे यहाँ पे मंतव्य कौन सा सही लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग, जितने लोग भी हो। सभी का आंसर एकदम लल्लन टॉप आना चाहिए, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, अरे सिंपल सा है, मंतव्य लिखना है। क्या लिखना है, कहेंगे सर मंतव्य लिखना है, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे ही लिखा जाएगा। मंतव्य कहां लिखा हुआ है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। किसमें लिखा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा, कोई बताएगा मुझे मंतव्य का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बंदा हो जो बता दे मंतव्य का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, मंतव्य का मतलब होता है मानने योग्य, ऐसा कार्य जो मान लिया जाए, मानने योग्य, उसे क्या कहा जाता है, बोलेंगे सर उसे कहा जाता है मंतव्य, याद रखिएगा। क्लियर। तो अर्थ के साथ समझिएगा, समझ में आएगा। आंसर सी वाला सही हो गया। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। आप ठीक कहते हो, इसको प्रतिस्थापित करना है, केवल इसको क्या करना है, जो अंडरलाइन है इसको प्रतिस्थापित करना। सच बताना ये इजी है या कठिन है, कहोगे सर इतना इजी है कि इसको पूछो नहीं। अरे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आप, और जब आप कहेगा तो हो तो नहीं कहेगा, आदेश तो नहीं देगा कि आप ठीक कहते हो। क्या कहोगे, अगर आप पिताजी से बात करोगे तो क्या कहोगे, आप ठीक कहते हैं, या ये कहोगे आप ठीक कहते हो पिताजी। तो कभी भी आदरणीय के साथ हो नहीं लगता है। रिक्वेस्ट मतलब या तो रिक्वेस्ट करो या प्रार्थना करो या वहां पे आदर दो। तो क्या कह रहा है, आप ठीक कहते हैं हो जाएगा। हमेशा बहुवचन का यहाँ पे सहायक क्रिया कैसी बनेगी, कहोगे सर बहुवचन वाली बनेगी। इस तरह से लिखा जाएगा, आप ठीक कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलेंगे सर है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। जिन लोगों ने ए किया है वो सब गलत है, ध्यान रखिएगा। अनुस्वार भी लगेगा ना यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विफल का पर्यायवाची, सॉरी विलोम बताओ क्या होता है। असफल होता है, प्रफुल्ल होता है, निष्फल होता है या सफल होता है। कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर करके जल्दी से, स्पीड में, बढ़िया से बताइए।
प्रफुल्ल का, देखिए प्रफुल्ल का अगर पूछ ले, इसका थोड़ा सा पेचीदा रहता है, म्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्लान। म्लान का मतलब होता है मलिन होना, जो मन मलिन हो जाता है ना, म्लान का मतलब मलिन होना, या जो मन मैला हो जाता है। प्रफुल्ल का मतलब हर्ष की बात कर रहा है, खुशी की बात कर रहा है, ठीक है ना। म्लान का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लान नहीं लिखा है मेरे बच्चे, म्लान लिखा है, मां है आधा, याद रखिएगा। अच्छा, असफल का क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और निष्फल का विलोम भी क्या होता है? बोलेंगे सर सफल होता है। और विफल का विलोम भी क्या हो जाएगा? बोलेंगे सफल हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी ऐसा बंदा हो जो बता दे, हाँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, निष्फल का फल भी होता है और निष्फल का सफल भी होता है, दोनों ही होता है, याद रखिएगा। ये फल लिखा हुआ है, कल मत पढ़ लेना, इसको मैं सही कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है? कहेंगे सर फल लिखा हुआ है। कमेंट कैसे रुक गए यार? कमेंट आने चाहिए स्पीड में। मैंने क्या कहा? लाइक शेयर नहीं करना है मत करो, लेकिन कमेंट 100% आने चाहिए। आप सभी के कमेंट लल्लन टॉप होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, कमेंट चलते रहने चाहिए, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक वाला इमोजी भेजेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा आंसर करके, यहां पे मैंने बता दिया। अगला कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। अब इसमें से सर्वनाश किसका होगा? जो घमंड करेगा, जो गौरव करेगा, जो गर्व करेगा, या सम्मान करेगा। तो सम्मान वाले का विनाश तो नहीं हो सकता, जो गर्व करेगा उसका भी विनाश नहीं होगा। हाँ यार, दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसलिए ऐसे ऐसे करते ना तो अच्छा लगता है। चलिए, गौरव का मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है। क्या कहेंगे? जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाएगा। अरे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फोड़ आएंगे। तो एक ही लक्ष्य होगा, एक ही नारा होगा। क्या? इस बार हिंदी में 20 में से 20 हमारा होगा, क्योंकि आप विनय भैया से पढ़ रहे हैं, बेइज्जती मत करवाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा घोड़ा बीच में ही डैश गया, घोड़ा बीच में ही डट गया, घोड़ा बीच में ही अड़ गया, घोड़ा बीच में ही चल गया, या घोड़ा बीच में ही टोक गया। तो टोक का कोई तो मतलब है नहीं सर। डट गया या अड़ गया, चल गया तो चलता रहता है, उसकी अलग बात हो गई, चल तो नहीं आएगा। चल का मतलब चलना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चल नहीं आएगा। क्या कहेंगे? आंसर करके बताइए, आप भी बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बोलेंगे सर, घोड़ा बीच में अड़ गया। क्या कहेंगे? घोड़ा बीच में अड़ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और सभी का बी आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में तो चुटकियों में होने चाहिए। कह रहा दिए गए समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा पर्वत का समानार्थी क्या होता है। मैंने आपको बताया है, पहले इसका पोस्टमार्टम करूं या इसका? कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसी का कर देता हूं। पर्वत को शैल कहा जाता है, पर्वत को गिर कहा जाता है, पर्वत को पहाड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। पर्वत को अचल कहा जाता है। क्या कहेंगे? पर्वत को अचल कहा जाता है। पर्वत को भूधर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पर्वत को भूमिधर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? भूमिधर भी कहा जाता है। शैल, गिरी, पहाड़, अचल हो गया। और पर्वत को नग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। इसु अगर आ गया, इसु का मतलब तीर होता है, तीर होता है। इसु का मतलब बाण होता है। इसु का मतलब नाराज होता है, याद रखिएगा, नाराज। इसु का मतलब आशग होता है। क्या कहेंगे? आशग हो जाएगा। इसु का मतलब सिलीमुख हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अगर ये वाला सिलीमुख कहीं आ जाता है ना तो ये वाला सिलीमुख हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, कई बार बता चुका हूं। उसके बाद द्रुम किसका होता है? बोलेंगे सर द्रुम जो है वो पेड़ का होता है, वृक्ष का होता है। ध्यान से समझिएगा। गाक्ष का होता है, मैं आगे से हट जाता हूं, 1 मिनट समझ लीजिएगा। गाक्ष का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पादप भी बोला जाता है। क्या कहेंगे? पादप भी बोला जाता है, जिसको विटप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कहेंगे सर इसको विटप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक बार बताएंगे सही है या गलत, आंसर करिएगा। समझ में आया नहीं आया ये बता दीजिए केवल। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई ऐसा बंदा है जो कह दे मुझे प्रॉब्लम हो रही है? एक क्वेश्चन और याद रखेगा, यहां पे अगर पूछ ले विसिक किसे कहा जाता है तो कहेंगे सर विसिक भी तीर को ही कहा जाता है, याद रखेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और है यहां पे, पूछेगा भैया ये वाला सर किसे कहा जाता है, कहोगे सर ये सर भी आपका तीर का ही पर्यायवाची, याद रखेगा। इस बार 100% पूछेगा। 2021, 2019, 2016, 2015, 2013 में भी पूछा गया था। 2016 में, वही 15 नहीं, 2016 वाला। जो प्राणी जमीन पर रहता हो, इससे इजी क्वेश्चन कोई मिलेगा? आज का सबसे सस्ता क्वेश्चन है, बताएंगे। सभी लोग कमेंट करो यार, कैसे स्लो हो जाते हो, मजा नहीं आता है। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट किया करो सभी लोग। हाँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। आज मैं नाम किसी के नहीं लूंगा। जब तक सभी लोग शेयर नहीं करोगे क्लास को, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। और ये जो लाइक वाला बटन है ना, इसको भी दबा दिया करो यार, तो मजा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर उसको थलचर कहा जाता है। थल का मतलब जमीन। अब हर चीज लिख के नहीं बताई जाती, केवल सुनिएगा। नभचर का मतलब, नभ मतलब आकाश, आकाश में चलने वाला। जमीनी तो जमीन से जुड़ा हुआ,
जलचर मतलब जो जल के ऊपर चलता है उसे जलचर कहा जाता है, याद रखिएगा, या जो जल में चलता है, जल में रहता है, उसको जलचर कहा जाता है। क्लियर है? एक बार लाइक वाला इमोजी भेजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि अब देखो गला एकदम सही हो गया है, लल्लन टॉप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छे से दवाई खा ली थी, और भाई साहब एक दवाई ऐसी ली है ना मैंने कि मतलब एकदम नाक वाक सब एकदम सही हो गई मेरी। कल आपने देखा होगा कितनी हालत खराब थी कि मेरे आंखों से एकदम धुआं निकल रहा था, बिना कुछ खाए पिए धुआं निकल रहा था, मतलब मैं देख नहीं पा रहा था सही से। आज एकदम लल्लन टॉप है, उसी एनर्जी के साथ, उसी पूरे आप लोगों की दुआ के साथ विनय भैया आपके सामने खड़े हुए हैं और लल्लन टॉप क्लास ले रहे हैं। तो सभी लोग एक बार लव यू लिख करके भेज दीजिएगा, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपकी वजह से हुआ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस छोटे से व्यक्ति को इतने बड़े चैनल पे आप लोग ले आए, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, ये जो भी पॉसिबल हो रहा है ये सब आप लोगों की देन है। सच बताऊं तो ये मैं जो यहाँ पे खड़ा हूं या जो कुछ भी हूं वो आपकी बदौलत हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, याद रखिएगा। बाकी आप लोगों की दुआ है, आपके माता पिता की दुआ है और अपने माता पिता का आशीर्वाद है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। निर्निमेष कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से समझिएगा, निर्निमेष कैसे लिखा जाता है? कहेंगे सर निर्निमेष ऐसे लिखा जाएगा, इसका अर्थ समझ लीजिएगा सभी लोग। क्या होता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूं। इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक, बिना पलक झपकाए, झपकाए, ठीक है ना, बिना पलक, हाँ बिना पलक झपकाए क्या कहेंगे? बिना पलक झपकाए क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको कहा जाता है निर्निमेष, याद रखिएगा। कौन सा सही लिखा हुआ है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ देता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना है नहीं सुना है कि भैया घर की मुर्गी दाल बराबर? घर में पता चला कुछ भी बन रहा वो बेकार है, अभी जाके होटल पे बढ़िया पिज्जा बर्गर खाओगे, कहोगे सबसे अच्छा खाना यही है, क्योंकि घर में जितना भी अच्छा बनाओ। अब हम लोगों से पूछो जिनको घर का खाना नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ बाहर ही रहते हैं इसलिए तो नसीब नहीं हो रहा है, वरना घर पे होते तो भैया कोई ना कोई बना के देता। अब अपने आप ही बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो बनाने वाली थी आंटी वो भी इस समय छुट्टी पे हैं, तो मैंने कहा चलो अपने ही आप करते हैं, सारे ही खाने बना लेता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, कभी भी आओगे फुल्ली स्वागत होगा आपका। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक कंजूस, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, घर की वस्तु को महत्व देना, या लाभ के स्थान पर हानि होना। कहेंगे सर घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। कह रहा है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, जरा बताइएगा। प्रधानमंत्री को किस में त्रुटि है? आंसर करके बताओ जल्दी जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने लोग भी हो। बहुत बढ़िया, जितेंद्र पोरसा जी, हाँ लल्ला जी कहाँ हैं? आ जाओ जल्दी से। सचिन चौधरी साहब आंसर करिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया। प्रीति, और कौन है? अरे इतना तेज कैसे पढ़ पाऊंगा ना। प्रीति हैं, कुशवाहा जी हैं, और कौन है यहाँ पे? आशुतोष जी हैं, बहुत बढ़िया। अभिनंदन जी, प्रीति जी, कुशवाहा जी, आशुतोष जी, और कौन है? देवकी जी हैं, भाई लंकेश साहब जी हैं, और कई सारे नाम हैं। चलो जी आ जाओ। कह रहा विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की नहीं होगा गुरुजी, अर्पित किया। क्या कहेंगे? अर्पित किया, ये वाला हो जाएगा। या प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र हाँ अर्पित किया, ये वाला सही हो जाएगा। तो कहां कहेंगे? कहेंगे सर गलती यहां पे है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण, यहां से अंडरलाइन है, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। जरा आंसर करिएगा कौन सा वाला होगा। यार देखो कमेंट नहीं रुकनी चाहिए, मैंने कहा ना लाइक शेयर कुछ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन कमेंट स्पीड में आनी चाहिए। और जिन लोगों को पता नहीं है कि आज मैं 10 बजे से ना लेकर के 9 बजे क्लास ले रहा हूं, उन सबको ये बता दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जोरदार वाला। मैंने भी शेयर कर दिया है, आप लोग भी कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया आज हिंदी वाली क्लास 9 बजे हो रही है महातांडव में, आज हिंदी वाली क्लास 9 बजे हो रही है, बाकी डेली 10 बजे ही होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे? आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्या कहेंगे? आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं सर, बदलाव की आवश्यकता ये नहीं होगा। व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, गलत हो गया। व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, व्यस्त रहते के कारण, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सभी लोग आंसर करेंगे सी वाला, बहुत बढ़िया जी, मजा आ रहा है। एक बार लाइक वाला इमोजी भेजिएगा सभी लोग।
अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ देता है। ये कई बार करा चुका हूं यार, कई बार रिपीट हो चुका है। 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2021 में 2-3 सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कई सेट में आया है। लंगोटी में फाक खेलने का मतलब क्या होता है? अब लंगोटी में फाक खेलना मतलब बंदा लंगोटी पहन रहा है, पहनने के कपड़े नहीं है उसके पास। अब जब कपड़े नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन फिर भी फाग का मतलब होली खेल रहा है, गरीब होते हुए भी मौज मस्ती का जीवन बिता रहा है। क्या कहेंगे? लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में भी आनंद लूटना। आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। एक बार बताएंगे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा विकल्प का चयन करें और बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। बताएगा पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। अब इससे इजी क्वेश्चन कौन सा होगा यार? ठोकिए सभी लोग, आंसर करके बताइए। जल्दी जल्दी करेंगे आंसर सभी लोग। बहुत बढ़िया। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। करुणा करें, करुणा का मतलब शोक होता है। अनुकंपा करें, कृपा करें या दया करें, तो क्या कहेंगे? पढ़ो जरा। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। आंसर आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलिए एक बार, समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताएंगे आंसर करके, स्पीड में, स्पीड में बता दो। बहुत बढ़िया। और क्या चाहते हो भैया? 25 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटा दिए तुमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सच में आपकी स्पीड को लल्लन टॉप, एकदम सैल्यूट करने का मन कर रहा है आपकी स्पीड को। चलो अगला क्वेश्चन क्या? अच्छा इसके बारे में जान लीजिएगा, ये रैंकर्स बैच है। जो भी आप रैंकर बैच में जुड़ना चाहते हो, जो अर्जुन बैच में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए ये रैंकर बैच वास्तव में मस्त होने वाला है। और जो अर्जुन बैच में जुड़े हैं उनको भी लेना चाहिए रैंकर बैच, ठीक है ना? तो YouTube वालों के लिए, जितने लोग लाइव देख रहे हो सबको बता दूं मैं, मात्र 199 का है। लेकिन कोड आप लोग याद रखिएगा, अगर रैंकर्स डालोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या? अगर रैंकर्स लिखोगे तो आपको छूट मिल जाएगी 199 का, ये आपका कोर्स पड़ जाएगा। कोड आपका ये लिखा हुआ तो है, कूपन कोड रैंकर्स लिखना याद रखिएगा। 20 मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पे, पूरे फुल्ली वीडियो आपको सोल्यूशन मिलेगा, साथ में जो आपको थ्योरी क्लासेस है वो भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएंगी, याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर? तो ये रैंकर बैच एकदम लल्लन टॉप होने वाला है, क्योंकि इसी रैंकर बैच ने एलपी में, इसी रैंकर बैच ने आपके रेलवे में भाई साहब हजारों सिलेक्शन दिए हैं, जैसा कि सत्यम सर ने आपको बताया है। तो आपके एसएससी जीडी में भी इस बार हजारों सिलेक्शन देने वाला है। क्या करना है आपको? डाउनलोड करना है हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को, ठीक है ना? एक बार पट्टी चला दीजिए नहीं नीचे, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए। हाँ, और क्या करना है? एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है। साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे पेड कोर्स ले लेना है। और जिनको हिंदी की बुक नहीं मिली है वो यहाँ बुक वाले में जाकर के हिंदी की बुक ले लेंगे एकदम फ्री में, ठीक है ना? चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। बताएंगे झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, गलती कहां पे? इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद रखिएगा। 2021 में ये दिसंबर के समथिंग में जो पेपर हुए थे उसी में किसी सेट का पूछा गया है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है या झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है? क्या होगा? बोलेंगे सर झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, यहाँ पे गलती है। कहां पे गलती? यहाँ पे गलती है, याद रखेगा। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन, स्पीड में आंसर करिएगा सभी लोग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा अस्तित्व कैसे लिखा जाता है। जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। अरे सिंपल सा लिखना है अस्तित्व। मैंने आपको कई बार बताया है। अस्तित्व कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। बताया नहीं बताया? कहोगे सर हजारों बार बता चुके हैं। अस्तित्व कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। एक बच्चा पूछ रहा था सुबह वाली क्लास में कि सर परिश्रम कैसे लिखा जाएगा? मैंने कहा ऐसे। उद्यमी कैसे लिखा जाएगा? उद्यमी याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है। अस्तित्व कहां पे सही लिखा हुआ है? बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व होता है, याद रखिएगा। ये एक को नहीं होंगे। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक बार लाइक वाला इमोजी भेज दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। आंसर करके बताएंगे क्या होगा। नहीं, असल में बहुत स्पीड में इसलिए हूं क्योंकि देखिए अब जो समय आ रहा है ना, आपका एग्जाम वाला समय आ रहा है। अगर इसमें अपनी स्पीड नहीं मेंटेन करोगे तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? भैया 80 क्वेश्चन है 1 घंटे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, तो समय आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अरे हिंदी को 7 मिनट में निपटाना 5 मिनट में, बाकी जो शेष समय बचे वो मैथ्स और रीजनिंग पे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक काम से दोहरा लाभ। ध्यान से समझिएगा, दो यहाँ पे आंसर आपको मिल सकते हैं। एक तो कहेंगे क्या? आम के आम, खूब सुना होगा, गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। अगर कभी भी ये पूछ ले क्या कहोगे? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। दूसरा, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। यहां पे क्या आ जाएगा?
ढेले आ जाएगा। ढेले का मतलब जानते हो, जैसे गांव में डीला कहते हैं जिसको, हाँ कई जगह उसको कुछ और बोलते हैं, कई जगह लगदा बोल देते हैं, डंडे वाला लगदा होता है। ढेला मतलब मिट्टी का जो, अरे खेतों में नहीं देखा मिट्टी का जो इतना बड़ा ढेला होता है, जैसे गुड़ का ढेला होता है ना, मिट्टी वाले ढेले। एक ढेला मारा पता चला 2 चिड़िया मर गई, या एक ढेला मारा 2 आम गिर गए। तो एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये मुहावरा हो जाएगा, याद रखिएगा, लोकोक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। बताएंगे आंसर समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। एक थैली के चट्टे बट्टे सभी एक समान होना, क्या कहेंगे भैया तुम सब क्या हो, एक थैली के चट्टे बट्टे हो, कोई लाइक वाला बटन नहीं दबाता, तो क्या कहेंगे सर सभी एक समान होना, सभी एक समान होना, एक थाली के चट्टे बट्टे होना, ठीक है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, अब देखो यहां पे समझिएगा, एक पर एक होना मतलब, एक पर एक या तो बराबरी का मामला होना, 2 शब्द बनेंगे यहां पे। एक पर एक मतलब बराबरी का जोड़, क्या कहेंगे बराबरी का जोड़, या फिर क्या कह देंगे एक पर एक होना, अत्यधिक भीड़ होना, अत्यधिक भीड़ होना। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेना, या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी। अब उसने अपने विवाह के अवसर पर पार्टी दी, अपने विवाह के लिए पार्टी दी, अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, या अपने विवाह के समय में पार्टी दी। तो समय में तो नहीं आएगा, एकदम अलग लग रहा है। 3 में से क्या होगा जरा आंसर करके बताएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो, स्पीड में जितने लोग भी हो सभी का आंसर एकदम गजब वाला लल्लन टॉप वाला आना चाहिए, याद रखिएगा। मैंने कहा ना हर एक क्लास को लल्लन टॉप बनाने का फर्ज आपका है। जितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे, जितनी तेज चैट चलेंगे, कंटेंट मेरे अंदर से उतनी तेज निकल के आएगा, क्वेश्चन भी उतनी ही स्पीड में चलेंगे। तो आंसर क्या होगा, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में, क्या आ जाएगा, कहेंगे सर के उपलक्ष्य में आ जाएगा। उपलक्ष्य में क्या दी, बोलेंगे पार्टी दी। एक बार लाइक वाला इमोजी भेजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, यहाँ पे आंसर आपका सी वाला हो गया। अगला कह रहा है कि 3 वर्षों में होने वाली को क्या कहा जाता है, होने वाली या होने वाला, होने वाली या होने वाला, जो 3 वर्षों में एक बार हो। अब देखिएगा, मासिक का मतलब होता है महीने में एक बार, हर महीने होता है। वार्षिक का मतलब वर्ष में एक बार, जैसे हैप्पी बर्थडे मनाते हो अपना, भाई तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएगा। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में होने वाला, क्या बोलेंगे 6 माह में एक बार होने वाला। जैसे कहते नहीं भैया तुम्हारी परीक्षा कौन सी है, बोलेंगे सर हमारी 6 माही वाली परीक्षा है, इसको 6 माही भी बोला जाता है। क्या कहेंगे 6 माही भी बोला जाता है। 6 माही मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा है, याद रखिएगा। त्रैवार्षिक का मतलब होता है जो 3 वर्षों में एक बार होता है, उसे क्या कहा जाता है, त्रैवार्षिक कहा जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। बोलो जी समझ आया नहीं आया, क्लियर। चलिए हाँ जी, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। सेवा डैश भाव से करनी चाहिए, सेवा स्वार्थ भाव से करनी चाहिए, हाँ आप भी बताइए सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा डैश भाव से करनी चाहिए, सेवा स्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, सजग भाव से, या आलस भाव से। लो बता दिया, कह रहे सर निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के, नी का मतलब बिना हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे निस्वार्थ बोल देंगे, यहां पे लिख दीजिएगा निस्वार्थ, क्लियर। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलेंगे बी वाला आंसर एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ बताएगा। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक मूवी जो हमेशा चलती रहती है स्टार प्लस पे, क्या नाम है उसका, सभी लोग जानते होंगे, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन वाली। हमेशा जब भी स्टार उत्सव और स्टार प्लस खोलोगे, हमेशा आपको सूर्यवंशम ही मिलेगी। मुझे लगता है कि सूर्यवंशम मतलब ब्याही है उनके लिए, तो आपने देखा होगा। अब तो खैर सब मोबाइल पे ही देखते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब भी स्टार प्लस और स्टार उत्सव खोलो हमेशा सूर्यवंशम चलती थी। तो सूर्यवंशम में देखा होगा आपने, नहीं सूर्यवंशम, हाँ सूर्यवंशम में ही आपने देखा होगा कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कोई कौन, केवड़ा ठाकुर, पता नहीं कौन ठाकुर होते हैं। तो हुक्का पानी बंद करना मतलब जाति बिरादरी से निकाल देना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, भात सड़ना, भात सड़ने का मतलब भी क्या होता है, कहेंगे सर भात सड़ने का मतलब भी होता है जाति से निष्कासित करना। हुक्का पानी बंद करना मतलब जाति से बाहर कर देना, याद रखिएगा। भात सड़ना मतलब बिरादरी से बाहर होना, बिरादरी से क्या बोलेंगे बाहर होना, इसका मतलब भी यही हो जाएगा, जाति से निकालना या बिरादरी से बाहर होना, याद रखिएगा। हुक्का वाले तो सबसे पहले काट दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। उसकी अदूरदर्शिता, अदूरदर्शिता का मतलब जो दूर तक ना देख पा रहा, ठीक है ना,
उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया है। परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। अब बताइएगा गलती कहां पे है? अगर सही करने की आवश्यकता है तो सही करिए, नहीं सही करने की आवश्यकता है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन कीजिएगा। सभी लोग पढ़ेंगे, जितने वेस्ट बंगाल वाले, मैं इनसे आंसर चाह रहा हूं। यूपी वाले आंसर दे दोगे, मुझे पता है हिंदी बहुत ईजी है आपके लिए, राजस्थान वाले भी आंसर कर देंगे, लेकिन मुझे इस समय किसका चाहिए आंसर? क्यों बता दूं? क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उड़ीसा वालों को, वेस्ट बंगाल वालों को, महाराष्ट्र वालों को, कर्नाटका वालों को, असम वालों को, त्रिपुरा वालों को, मिजोरम वालों को, इनको गलती होती है। और ऑल इंडिया यहाँ पे पढ़ रहा है, मुझे पता है, सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो बताएंगे उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया है, या परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया है। के स्थान पे क्या आएगा? का आएगा। कौन सी गलती है सर? कहेंगे सर जो यहाँ पे गलती हुई है, फिर वही आ गई आपकी कारक और विभक्ति संबंधी है शुद्धि। मतलब क्या कहेंगे? परिवार पर लाखों के कर्ज, गलत। परिवार पर लाखों का कर्ज, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यहां भी के कर्ज हो गया, यहां भी गलत हो गया। आंसर कौन सा? बी वाला इज राइट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिएगा। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या कहा जाता है? कहा अरे ये भगवान है, श्री कृष्ण जी हैं, ये तो भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों पर अपनी कृपा रखते हैं। रामचंद्र, जब आपने रामचरितमानस देखी होगी कभी, जो रामायण आया करती थी, आपको पता होगा अरुण गोयल वाली, उसमें कहते नहीं अरे ये राम जी भगवान है, ये तो भक्त वत्सल है। आप तो भक्त वत्सल का मतलब होता है ऐसा भगवान जो भक्तों पर कृपा और प्रेम बनाए रखता है, उसे भक्त वत्सल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्र प्रेमी अर्थात जो राष्ट्र के लिए प्रेम करता हो, राष्ट्र को प्रेम करता हो। प्रार्थी का मतलब आप सभी जानते हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। गगनचुंबी भुवनों का निर्माण होने लगा है। देखिए अगर कभी भी पूछ ले भुवन का मतलब क्या होता है, भुवन, तो कहेंगे सर भुवन का मतलब होता है जगत। क्या कहेंगे? भुवन का मतलब जगत होता है, भुवन का मतलब संसार होता है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? संसार होता है। भुवन का मतलब जग होता है, इसके पर्यायवाची लिख दो। भुवन का मतलब दुनिया होता है, भुवन का मतलब होता है विश्व। क्या होता है? कहेंगे सर विश्व। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? ये भुवन के पर्यायवाची हो गए। क्या कह रहे हो? अब भारत में भी गगनचुंबी क्या बनने लगे हैं? कहेंगे सर भवनों का निर्माण होने लगा है। भवन का मतलब होता है मकान, बिल्डिंग, जिसको इमारत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इमारत जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा इमारत, ठीक है ना, इमारत। मकान जिसको बोलते हैं, क्या कहेंगे? मकान कह देते हो आप लोग, घर भी कह देते हो, भवन भी कह देते हो, भवन। एक बार बताएंगे समझ आया नहीं आया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे क्या कहा जाता है? कहोगे बस इतनी सी बात है सर, उसको तो आत्मनिर्भर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको तो आत्मनिर्भर बोला जाता है। अब आत्मनिर्भर के लिए एक शब्द आपके प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते, याद होगा, कहेंगे सर स्वावलंबी बोला जाता है। स्वावलंबी का मतलब क्या हो गया? स्वावलंबी का मतलब हो गया अर्थात जो सब काम अपने भरोसे करता हो, याद रखेगा। पराधीन और परावलंबी। परावलंबी मतलब जो दूसरे के अधीन हो, ठीक है ना, या दूसरे के भरोसे हो। पराधीन मतलब जो दूसरे के अधीन हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परावलंबी मतलब दूसरे पर आश्रित, पराधीन का मतलब जो दूसरे के अधीन हो। कोई क्वेश्चन में दम है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। एक बार सब लोग लाइक वाला इमोजी भेज दीजिएगा, जितने लोग भी हो। हाँ, लाइक वाला कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग स्पीड में बताइएगा। और अगर मजा आ रहा है तो सब लोग एक बार लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर उसको भी दबा दोगे तो ये भी रेशियो बराबर हो जाएगा यार। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा कृपया कैसे लिखा जाता है। सुना होगा आपने, कृपया प्रतीक्षा करें, तो कृपया कैसे लिखा जाता है जरा बताइएगा। कहोगे सर इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। असल में कृपया नहीं होता है, क्या कहेंगे? कृपया होता है। क्या बोलेंगे? कृपया होता है, याद रखेगा। पूछेगा सृष्टि कैसे लिखा जाता है? कहोगे सर सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। कई लोग गड़बड़ कर देते सृष्टि में। आपसे पूछेगा बताओ स्रोत कैसे लिखा जाता है, तो क्या कहेंगे? स्रोत एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है। कैसे कहेंगे सर? स्रोत ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे तो लिखा मिलता है स्रोत, ये स्रोत हो गया। तो कृपया कैसे लिखेंगे? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कृपा अलग है, कृपा अलग है, कृपया अलग है, याद रखिएगा। क्लियर है? एक बार बताएंगे आंसर करके सभी लोग। बहुत बढ़िया। कह रहा है विद्युत का पर्यायवाची बताओ। इसका भी पोस्टमार्टम कर देता हूं। विद्युत बोले तो बिजली भैया, विद्युत बोले तो बिजली। इसको क्या कहा जाता है? कहोगे सर इसको घनवल्लरी के नाम से जाना जाता है। किससे? बोलेंगे सर इसको घनवल्लरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्षण प्रभा भी कहा जाता है। क्षण प्रभा कई बार बता चुका हूं, क्षण प्रभा भी बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको तड़गा बोलते हैं शायद। हाँ, तड़गा, तड़गा ही बोला जाता है। तड़ाग तो तालाब को कहा जाता है, तड़गा। चंचला,
ये सारे नाम याद रखिएगा, पूछे गए। चंचला, चपला, क्या बोलेंगे, चपला, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, लिख गया। तो आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर चपला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। वनिता का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर वनिता का मतलब पत्नी होता है। वनिता का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर वनिता का मतलब, अरे जोरू होता है। मैं तो जोरू का गुलाम नहीं सुना है। इसका मतलब दारा होता है, याद रखिएगा, दारा। इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब अर्धांगिनी होता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर अर्धांगिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अर्धांगिनी, ये भी नाम याद रखिएगा। बाकी वनिता स्त्री को भी कहते हैं, औरत को भी कहते हैं, याद रखिएगा। अपगा किसे बोला जाता है, नदी को बोला जाता है। किसको, नदी को, जिसको निम्नगा भी कहा जाता है, निम्न गा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको सिंधुगामिनी भी कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, सिंधुगामिनी। ये नाम मैं इसलिए लिखवाता हूं बार बार, सिंधुगामिनी इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप कभी भी ना भूलें। सिंधुगामिनी का मतलब जो सिंधु की ओर जाती हो। अच्छा, इसको और भी लिख देता हूं, इसको सर भी कहा जाता है, इसको सरिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, सरिता। इसको तरंगिणी के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, तरंगिणी, ठीक है ना। अब तरणी का पर्यायवाची कहां पे लिख दूं मैं, इसको भी समझिएगा। ये जो तरणी लिखा हुआ है ना, इसका पर्यायवाची कहां लिखूं, यहां पे लिखता हूं। तरणी बोला जाता है नाव को, तरणी बोला जाता है नौका को, याद रखिएगा। तरणी बोला जाता है जलयान को, क्या कहेंगे, जलयान को। तरणी बोला जाता है बेड़ा को, जिसको बेड़ा बोलते हैं ना। तरणी बोला जाता है डोंगी को, डोंगी को भी नाव कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, एक बार बताइएगा समझ आया। जलवाहन भी कहते हैं नाव को, तरणी तरणी भी कहा जाता है नाव को। एक बार बताइएगा समझ आया। अच्छा, एक नाम और लिख लीजिएगा यहाँ पे, तरणी भी नाव को ही कहा जाता है। क्लियर, एक बार लाइक वाला इमोजी भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा और बताइएगा शिकारी का समानार्थी क्या होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। आंसर करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करिएगा, जितने लोग भी हो। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आने चाहिए लल्लन टॉप तरीके से, गड़बड़ मत करिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल वाला। मैंने बताया ना, आज के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल वाले। अब देखिए, अहेर, मृगया और आखेट, ये सब किसके पर्यायवाची, कहेंगे सर ये सब शिकार के पर्यायवाची। किसके, शिकार के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। हाँ, आखेट, मृगया, अहेर, ठीक है ना। आखेटक किसे कहा जाता है, कहेंगे सर आखेटक कहा जाता है शिकारी को, ठीक है ना। और किसको बोलेंगे सर, आखेटी को, आखेटी, जिसको बहेलिया के नाम से जाना जाता है, बहेलिया, ठीक है ना। इसको अहेरी के नाम से भी जाना जाता है, अहेरी, इसी को कहा जाता है अहेरी। आखेटक, शिकारी, आखेटी और बहेलिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, इसको आखेटी नहीं, खेटकी बोला जाता है, माफ कीजिएगा, क्या बोलेंगे, खेटकी कहा जाता है, खेटकी। अच्छा, इसको लुब्धक भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको लुब्धक भी कहा जाता है। हालांकि इतना गहराई से पूछेगा नहीं, इतना गहराई से आपसे पूछेगा नहीं, याद रखिएगा। हाँ, दो क्वेश्चन और बोलते हैं, इसको खेटकी और व्याध के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो याद मत रखिएगा, बाकी आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और शिकार का पर्यायवाची याद रखिएगा। शिकार मतलब जैसे पहले राजा महाराजा जाते थे, एक तीर से मारा भैया, मृग मतलब हिरण गिर गया, उसको घर ले आए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, जरा बताइएगा इसके स्थान पे क्या आएगा। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। कमेंट करिएगा सभी लोग आंसर करके और बताइएगा आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में, सभी के लल्लन टॉप कमेंट आने चाहिए। कैसे है सर, सभी के कमेंट कैसे, लल्लन टॉप कमेंट आने चाहिए, याद रखिएगा। साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है, कहेंगे सर घोर के स्थान पे क्या आएगा, कहेंगे सर घोर के स्थान पे या तो घनिष्ठ होता, अब घनिष्ठ तो है नहीं, अनिष्ट नहीं होगा, आत्मी नहीं होगा, कहेंगे सर अभिन्न संबंध है। अभिन्न का मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलिए समझ आया नहीं आया, एक बार लाइक वाला कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। आज की क्लास अतुलनीय महातांडव बनानी है, मतलब क्लास का नाम है महातांडव, तो होना भी महातांडव चाहिए। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द के विलोम बताइएगा। ऐहिक का विलोम क्या होता है बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो, स्पीड में, स्पीड में बताइएगा। हाँ, मेरे बाद आज सर की क्लास होनी है, जीएस वाले सर की, याद रखिएगा। आज पहले मैं क्लास ले रहा हूँ, जीएस वाले सर बाद में लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जो चले गए हैं, मतलब जो नहीं आए हैं, जिनको पता है 10 बजे क्लास होगी, उनको भैया बुला लो, ठीक है ना। मैंने शेयर कर दिया, तुम भी शेयर कर दो। अलौकिक का क्या होता है, कहेंगे सर अलौकिक का लौकिक हो जाएगा। क्या होगा, कहेंगे सर लौकिक हो जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद कह रहा है सर सात्विक का क्या होगा। देखिए सात्विक का मतलब सीधा साधा इंसान, सांत्वना वाला इंसान, शांत इंसान को सात्विक बोला जाता है। तामसिक का मतलब होता है गुस्से वाला, तो सात्विक का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर तामसिक हो जाएगा, याद रखिएगा ये का बना हुआ है, ठीक है ना, हाँ तामसिक हो जाएगा। पारलौकिक दिया हुआ है, इहलौकिक हो जाएगा। इहलौकिक का विलोम पारलौकिक, इहलौकिक का मतलब इसी लोक से, पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से। अच्छा, लौकिक का विलोम भी पारलौकिक हो सकता है, याद रखिएगा। अगर कहीं पे पूछ ले लौकिक का, तो अलौकिक भी होगा और पारलौकिक भी होगा। ये जो अलौकिक लिखा है ना, इसका पारलौकिक भी हो सकता है, याद रखिएगा। नैसर्गिक लिखा हुआ है, नैसर्गिक मतलब प्रकृति के अनुसार, कृत्रिम मतलब बनावटी, तो नैसर्गिक मतलब वास्तविक, कृत्रिम मतलब बनावटी, तो ये इसका विलोम हो गया, याद रखिएगा। तो कभी भी पूछ ले भैया नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, क्या कहेंगे सर, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। एक बार बताएंगे, समझ आया नहीं आया, जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग। चलिए, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। आज के गजब वाले क्वेश्चन है, हालांकि ये इजी है, सब लोग बता दोगे। जय का पराजय, अनुराग का विराग, शुभ का अनिष्ट और भूगोल का खगोल होता है। इसमें से कौन सा वाला गलत है, आपको बताना है। सुमेलित नहीं है, क्या करना है आपको, गलत वाला बताना है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। अब आप सभी को बताया यार, भूगोल का क्या होता है, कहोगे सर भूगोल का खगोल होता है, वाक्य सही। अनुराग मतलब प्रेम मोह माया में लीन, विराग मतलब इन सब से अलग। जैसे आप लोग हो इस समय विरागी हो ना, विरागी का मतलब या विराग का मतलब क्या होता है, जो मोह माया प्यार मोहब्बत से अलग हो, केवल या भगवान या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हो, जैसे आप लोग हो, आप लोगों को विरागी कहा जाएगा इस समय, क्योंकि पूरा जीडी पे फोकस किया हो, इस बार जीडी को फोड़ के आना है। जय का मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। लेकिन शुभ का विलोम सभी को पता होगा सर, अशुभ। कहते नहीं शुभ घटना बताना, अशुभ मत बताना। अच्छा, अनिष्ट मतलब जो चाहा हुआ ना हो, इष्ट का मतलब जो चाहा हुआ हो, ध्यान से समझेगा। इष्ट मतलब इच्छा के अनुसार जो चाहा हुआ है, अनिष्ट मतलब जो चाहा हुआ नहीं होता है। कहते नहीं अनिष्ट घटना घट गई, मतलब जो चाही नहीं थी ऐसी घटना घट गई। इष्ट का मतलब चाहा हुआ। एक बार लाइक वाला इमोजी भेज दो अगर इस क्वेश्चन पे मजा आया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर सी वाला आंसर बिल्कुल सही। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है, जरा बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह एक आवश्यकी कार्य से बाहर गया है। क्या पूछ रहा है, वह एक आवश्यकी कार्य से बाहर गया है, आपको बताना है गलती कहां पे है। और मैं बता दूं गलती 100% है इसमें। तो जितने भी हाँ विनय भैया वाले स्टूडेंट हैं, सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे गलती कहां पे, जल्दी जल्दी बताइएगा। 46 मिनट हो गए हैं भाई साहब, और 46 मिनट में 38 क्वेश्चन बेइज्जती करा दी। आज मैंने बताया है ज्यादा, मुझे लग रहा है। क्या बोलेंगे, आवश्यकी नहीं होगा सर, आवश्यक होगा। सिंपल सा बोल दो ना, आवश्यक। क्या कहेंगे, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। गलती कहां पे, बोलेंगे सर गलती आपके ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगी। एक बार लाइक वाला इमोजी भेजिएगा। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। बताइएगा, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है, और अगर गलती है तो कहां पे है। आंसर करके बताइएगा सभी लोग जल्दी से। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, गलती कहां पे है, और कौन सी अशुद्धि है ये भी बताइएगा। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर गले को नहीं होगा, गले में होगा। क्या बोलेंगे, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही। अब देखो, एक तो गलती यहां पे पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है होना चाहिए, यहां पे रही नहीं होगा। अगर रही होगा तो है नहीं होगा, गलती दो दो जगह है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर एक में गलती एंड 3 में गलती, दोनों में गलती है। अब आयोग भाई साहब ने आप किसको माना है, आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को माना है, इसको माना है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी, अच्छा एक मिनट, पड़ी रही हैं, सही तो कह रहा है यार, पड़ी रही है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही कह रहा, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, मतलब कई सालों तक गले, अब यहां पे कहता कई सालों तक गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। वाक्य सही है, हम ही लोग गलत थे मेरे भैया। गलती कहां पे, बोलेंगे सर यहां पे केवल गलती है, तो मैं सही आ जाएगा, को नहीं आएगा। हाँ वही मैं कहूं यार, अगर इसका वाक्य बनाओगे ना कि भैया बहुत समय तक गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, वाक्य तब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना वाक्य काट के दे दिया, तब यहां पे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिएगा। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर मुमुक्षु का मतलब होता है, मुमुक्षु होगा यहाँ पे। मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष चाहता हो, जो मुक्ति चाहता हो, क्लियर, जो बहुत भूखा हो, ठीक है ना। तो भूखे को क्या कहा जाता है, बोलेंगे सर भूखे को बुभुक्षा, बुभुक्षु कहा जाता है, बुभुक्षु। क्या बोलेंगे,
बुभुक्षु कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बोला जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर कहा जाता है। क्या कहेंगे? उसे चक्रधर कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलिए समझ आया। और चक्रधर कृष्ण जी या विष्णु जी, दोनों में से किसी एक को कह दीजिएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? बोलेंगे सर यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। इजी सा क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। अब आ गया आपका गद्यांश, और गद्यांश जब 2 हो जाएंगे उसके बाद आपके जीएस वाले सर आएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सब कुछ छोड़ दीजिएगा, दुनिया की हर चीज छोड़िएगा, लेकिन गद्यांश को कतई मत छोड़िएगा। और यहाँ पे पूरा पूरा गद्यांश आपको दिख रहा है, ठीक है ना? कहो तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मेरे भी खड़े होने भर का यहाँ पे जगह मिल जाए। क्या कह रहा है? पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन देखिए मैं इस फॉर्म में लाता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार की हेडेक ना हो। संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह डैश है कि वह यूरोप की कलात्मक क्या कह रहा है? भंगिमाओं से डैश नहीं बिठा सकती। कह रहा है कि संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह डैश है, यह स्वभाव है, विचार है, प्रभाव है या दोष है? तो कहेंगे सर यह स्वभाव है। क्या है? कहेंगे भारतीय कला का यह स्वभाव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर स्वभाव हो जाएगा। देखिए अगर गद्यांश छोड़ के चले गए, समझ लीजिएगा 5 नंबर आप 100% छोड़ रहे हो। और ये वाले गद्यांश कहीं से भी उठा के चाप सकता है, आपके किसी भी सेट में आ सकता है। और मैं बता दूं 40% गद्यांश हमेशा कॉपी होता है, आप सबको पता होगा। कुछ एक आध गद्यांश नए आ जाते हैं, तो नए वाले एक्सपेक्टेड में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रैंकर्स बैच में भी मैं नए गद्यांश देने वाला हूं। क्या कह रहा है समझिएगा। यूरोप की कलात्मक भंगियों से डैश नहीं बिठा सकती, मेल जोल नहीं बिठा सकती, गठबंधन, सामंजस्य या वैमनस्य। तो मेल जोल का एक और अर्थ होता है मेल नहीं बिठा सकती, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सामंजस्य नहीं बिठा सकती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामंजस्य का मतलब होता है क्या बोलेंगे? मेल बिठाना, जोड़ बिठाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे सामंजस्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सामंजस्य आ जाएगा, याद रखिएगा। सामंजस्य नहीं बिठा सकती। इसको थोड़ा सा और पतला करके लिखूं ताकि जब बाद में पढ़ूं ना तो आप लोग भी देख लो। सामंजस्य, ठीक है ना? अब आ गया। चलो जी आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है, समझिएगा। सामंजस्य नहीं बिठा सकती, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पे कह रहा है बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय डैश से हुआ था। भारतीय संगीत से, भारतीय कविता से, भारतीय नृत्य से, भारतीय कला से। कौन सा आंसर होगा जरा बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। संस्कृत की बात कर रहा है और कह रहा है, देखिए कैसे आंसर निकालोगे। कह रहा है कि बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय डैश से हुआ है। अब मिश्रण हुआ है किसका? भैया यूनानी कला का, तो भारतीय कला से ही होगा ना, भारतीय कला से ही होगा ना, या किसी और से होगा? कहेंगे सर कला से ही होगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो हमें क्वेश्चन ही दे रहा है ना, भारतीय कला से हुआ था। आगे देखेंगे परिणाम स्वरूप गांधार, जो कि अफगानिस्तान में है इस समय, गांधार कला का डैश हुआ। अब यहाँ पे कला आ गया था, इसको मैं पहले लिख दूं, ऑप्शन नंबर डी। गांधार कला का अब देखो का और हुआ के साथ मेल बिठाना है। यहाँ पे कला का जन्म हुआ या फिर कला का खोज हुआ, तो कला की खोज होता ये तो होगा नहीं। कला का अनुसंधान हुआ या कला का आविष्कार हुआ, तो क्या कहेंगे? कला का जन्म हुआ। आविष्कार नहीं होगा, आविष्कार नई चीजों का होता है। कला का जन्म हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। सभी का आंसर एकदम सही है। किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारती मतलब भारत के बाहर की अभारती थी, क्योंकि भारत की डैश अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। भारत की डैश, भारत की चिंता, आत्मा, परमात्मा या इच्छा। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? भारत की आत्मा। क्या कहेंगे? वैसे भारत की आत्मा ही होगा। भारत कला की आत्मा हो जाता तो और अच्छा लगता। तो यहाँ क्या कहेंगे? भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गला एकदम आज लल्लन टॉप हो गया है। संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारती थी, क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही। एक बार बताएंगे समझ आया या नहीं आया। कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ समझ में ना आया हो, बताइएगा। हाँ क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा सभी लोग और आंसर करके बताइएगा। अब देखो ये इजी सा क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये बड़ा सा है, आराम से दिख रहा होगा। 5 नंबर का है, 3 लाइन में। 5 नंबर का 3 लाइन में है, याद रखिएगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सड़कें डैश है, गंदा पानी गली गली में डैश है, डैश बराबर डैश दी जा रही है कि शहर को डैश रखें। उसके बाद क्या कह रहा है, फटी खुली चीजें मत खाओ पर डैश सुनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन के बाद फिर आपके आ जाएंगे कौन सर, फिर आ जाएंगे आपके वीके का जीके स्टाइल में हमारे वीके भैया, तो उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ आपको करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन के बाद, मतलब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट नहीं 3 मिनट के बाद, एक पूरा घंटा हो जाए फिर देंगे हम लोग आपके साथ, घंटा कब बीतता पता नहीं चलता। ये 5 क्वेश्चन है, मेरे साथ करिएगा जल्दी से। कह रहा है सड़कें डैश है, सड़कें क्या है, सुधरे हैं, साफ है, गंदी है, चौड़ा है। तो क्या कहेंगे सर, सड़कें गंदी हैं, क्यों, गंदा पानी की बात कर रहा है आगे। सड़कें क्या है, बोलेंगे सर सड़कें गंदी हैं, ये बढ़िया टाइप किया है इन्होंने। गंदा पानी गली गली में बह रही है, गिर रहे हैं, मच गई है या फैल रहा है। तो बह रही है नहीं होता, अगर बह रहा होता तो सही हो जाता क्योंकि पानी है। तो क्या कहेंगे, फैल रहा है। आंसर कौन सा आएगा, बोलेंगे सर आंसर डी वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे, गंदा पानी गली गली में फैल रहा, और उसके बाद आ जाएगा है, उसके बाद ये लग जाएगा बराबर डैश दी जा रही है, बराबर चेतावनी, खबर, सतर्क या औषधि। तो सर बराबर चेतावनी दी जा रही है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आना चाहिए मेरे से पहले, क्योंकि भैया छोटा सा ये है और सब लोग कर लोगे इसको, तो क्या कहेंगे, चेतावनी यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि शहर को डैश रखें, शहर को मैला रखें, गंदगी रखें, कूड़ा रखें या साफ सुथरा रखें। तो कहेंगे सर शहर को साफ सुथरा रखें, गंदा लिए थोड़ी कहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, साफ, क्या हो जाएगा, यहां से लिखता हूं, कहेंगे सर साफ और सुथरा, साफ सुथरा रखें, ठीक है ना। फटी खुली चीजें मत खाओ पर डैश सुनता नहीं, पर किसने सुनता नहीं, पर यह सुनता नहीं, पर वह सुनता नहीं, पर कौन सुनता नहीं। तो क्या कहेंगे, सॉरी पर कौन सुनता है, पर कौन सुनता है, कौन सुनता नहीं, पर कौन सुनता है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कहेंगे सर पर कौन सुनता है। एक बार पढ़िएगा मेरे साथ, कह रहा है सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखें, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर कौन सुनता है। तो ये हो गए आपके गद्यांश, ठीक है ना। एक बार जोरदार वाला आंसर करिएगा, सभी को क्लास कैसी लगी, और उसके बाद जब तक यहाँ पे लाइक कम से कम 500 नहीं हो जाएंगे, जब तक लाइक यहाँ पे कम से कम 500 नहीं हो जाएंगे, तब तक आज कसम खाई है वीके भैया ने कि हम तो नहीं आएंगे। सर ऐसा है क्या, अच्छा आ जाएंगे, अच्छा तब तक जाएंगे नहीं। हाँ सर ने कहा है जब तक 500 लाइक नहीं हो जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। आ जाइए फिर सर, 18 दिसंबर दोपहर 3 बजे, मतलब कल दोपहर 3 बजे से आपकी महा मैराथन स्टार्ट हो रही है। एकदम एसएससी जीडी के चौपाल बिछाएंगे हम लोग, और चौपाल के माध्यम से जानकारी लेंगे सभी चीजों की। ये याद रखिएगा, आपको सब्सक्राइब भी करना है, ये बताने के लिए थैंक यू के लिए है। तो वीके सर भैया, वीके भैया आ चुके हैं, हाथ देख लिया ना, अरे आ जाइए सर, फाइल लगती रहेगी। चलिए तो जोरदार वाला एक बार कमेंट करिएगा, लाइक वाला इमोजी भेजिएगा, और जो भी डाउट है, जो भी कोई दिक्कत है वो अब मत बताइएगा, जब क्लास खत्म हो जाए ना नीचे इसी में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। हिंदी से रिलेटेड है या कोई डाउट आपका जीएस से रिलेटेड है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। सर आपने ऐसी दवाई बताई, कसम से गला एकदम मेरा लल्लन टॉप हो गया है मतलब मजा आ गया, गला एकदम, भाई साहब देख रहे हो ना, आवाज एकदम निकल रही है भड़बड़ा के एकदम। सर ने ऐसी दवाई बताई थी कि मतलब मजा ही आ गया। नहीं तुम लोग गलत मत समझना, ऐसा मैं बहुत सीधा साधा नन्ना हूँ, तो वो वाली दवाई नहीं थी, लेकिन सर ने जो दवाई बताई वो वास्तव में मजेदार दवाई थी। तो सभी लोग एक बार जोरदार वाला शेयर मार दीजिएगा और बता दीजिएगा कि जीएस वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तब तक सर फाइल लगा रहे, तब तक मैं बतिया लूंगा। अच्छा हो गया, कह रहे सर हो गया, जाओ, कह रहे जाओ बस हो गया, आप निकल लो, बहुत देर हो गई, अब हमको पढ़ा लेने दो। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आ जाइए सर, बिंदास वाला एकदम प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, तो एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करेंगे। विनय सर का गुड नाइट स्वीकार करिए, शुभ रात्रि स्वीकार करिए। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भाई, लल्ला, शुभी, बिल्कुल, कोमल, शेरनी, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम सभी का। चलिए जोरदार तरीके से कमेंट आना चाहिए सभी का, और मजा आएगा दोस्तों जब 40, जी हाँ 40 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में चलेगा। और 500 लाइक जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, यही क्लास में रहूंगा, एकदम खड़ा रहूंगा खूंटा गाड़ के, है ना, चाहे जवन हो जाए खूंटा तो आज यही गड़ी, ठीक है। तो चलो भैया, ये एकदम ताबड़तोड़ ही क्लास चली, और हम चले पहले सवाल की ओर। बाकी एसएससी जीडी की चौपाल तो कल चली, लेकिन आज जीएस के बारे में ज्ञान की बौछार भैया हुई। तो चलो भैया, तो सवाल है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है।
कौन बताएगा? ताबड़तोड़ आंसर आना चाहिए सभी का, जोरदार कमेंट आना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया, शानदार। तो भैया देखो ऐसा है, इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय वेधशाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? खगोलीय वेधशाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, खगोलीय वेधशाला मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो गया। और ये सवाई राजा ये जो सवाई जयसिंह है, इनको आप जयसिंह द्वितीय भी कह सकते हैं। और इनके द्वारा जो जंतर मंतर बनवाया गया था वो टोटल कितने स्थानों पर बनवाया गया था? तो 5 स्थानों पर बनवाया गया था, अगर आपको याद हो तो। कहां कहां बनवाया गया था दोस्तों? तो एक तो नई दिल्ली में बनवाया गया था। कहां बनवाया गया था माय डियर फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में बनवाया गया था। और कहां बनवाया गया था भाई साहब? मथुरा में बनवाया गया था। और कहां बनवाया गया था? जयपुर में बनवाया गया था। और कहां बनवाया गया था? तो उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में भी बनवाया गया था। और एक कहां बनवाया गया था? एक और था, वो कहां था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो भैया नई दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, और एक और कहां पर था? वाराणसी में। बहुत बढ़िया, शानदार। तो भैया बस इसी प्रकार से बेहतरीन जवाब देते रहिए, एकदम ताबड़तोड़ चलता रहेगा। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कहां पर जंतर मंतर स्थित नहीं है। ठीक है भैया, और याद रहे कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आता है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से कौन से स्मारक है ना विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है लल्ला, चल। तो 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से किले को 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया और आगे चलकर 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? एकदम बढ़िया सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा अलग सवाल है लीक से हटकर, और आशा करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आएगा। बहुत शानदार, जबरदस्त। तो भैया क्या आंसर होगा? गोलकुंडा का किला। कौन सा किला? गोलकुंडा का किला। देखिए जहां तक किलों का सवाल है तो आपको एक ट्रिक हमने कई बार बताई है और फिर बता रहा हूं कि याद रखिएगा अलाई। अलाई क्यों याद रखना है? आ से हो जाएगा आगरा, तो भैया हो गया आगरा का किला। ला से हो जाएगा लाहौर, तो हो जाएगा लाहौर का किला। और ई से हो जाएगा इलाहाबाद, तो हो गया मतलब इलाहाबाद का किला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये तीन के तीनों किले दोस्तों किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे दोस्तों? अकबर ने बनवाए थे। इसी प्रकार से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों आपको 2 किले मिल जाएंगे। एक तो दोस्तों लाल किला मिल जाएगा जो कि किसने बनवाया था? तो ये तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। और यहीं पर आपको मिल जाएगा क्या? यहीं पर मिल जाएगा पुराना किला, जिसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, सॉरी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर बात है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया था जो कि बिहार में स्थित है। कौन सा किला? रोहतासगढ़ का किला। तो उसको भी याद रखिएगा, किसने बनवाया था भैया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर बात है, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये रहा अगला सवाल, जोरदार तरीके से कमेंट आना चाहिए सभी का। वाह क्या बात है भाई, लल्ला, शेरनी, कोमल, बहुत बढ़िया भाई, ज्ञानेंद्र बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ। वो कौन सा था? अद्भुत प्रकार, सभी का कमेंट आना चाहिए। तो बताओ भाई, हाँ फटाफट बताओ, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। और राइट आंसर क्या होना चाहिए? अरे भैया इक्तेदारी प्रणाली। अरे सुनिए तो, क्या ई से होता है इक्तेदारी और ई से होता है क्या? इल्तुतमिश। क्या होता है? इल्तुतमिश होता है। क्या होता है? इल्तुतमिश होता है ना भैया। तो अच्छा अब देखना, ई से इक्तेदारी, ई से इल्तुतमिश, है ना भाई खेमू? तो ई से इक्तेदारी और ई से इल्तुतमिश, और आप देखिएगा ई से ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्बरी तुर्क। क्या हो जाएगा भाई मृदुल? इल्बरी तुर्क हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? इल्बरी तुर्क हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब यहां समझना है कि यहां पर जो इक्तादारी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें इक्ता शब्द का क्या मतलब होता है? इसमें इक्ता शब्द का मतलब होता है भूमि। क्या होता है लल्ला? भूमि होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भैया इल्तुतमिश के शासनकाल में जो इक्तादारी प्रणाली स्टार्ट हुई, इस इक्तादारी का मतलब यही था कि भैया जो अधिकारी हैं उनको वेतन के बदले में क्या देना? भूमि देना, इक्ता देना। क्लियर है? चलो बताओ, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद निम्नलिखित में से किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? देखिए बात हो रही है मोती मस्जिद की, मोतियों की माला। तो देखिएगा मोती मस्जिद दोस्तों आपको बता दे दो है। तो एक मोती मस्जिद कहां पर है? एक मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में स्थित है। ठीक है, जो कि किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। लेकिन जरा यह भी ध्यान दीजिएगा कि एक मोती मस्जिद आगरा में भी स्थित है। एक मोती मस्जिद आगरा में भी स्थित है। और आगरा वाली मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी दोस्तों? शाहजहां ने। बात समझ रहे हैं? तो आगरा वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने, और दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। इसको जरूर याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हालांकि लाल किला भी आप जानते ही हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने और उसमें मोती मस्जिद बनवाई किसने? औरंगजेब ने, ठीक है, क्या बात है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया था? तो भैया गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा, इसको आप गोवा का युद्ध भी कह सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि गोवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, कौन सा? गोवा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि गोवा का युद्ध कब हुआ था? 1510 में, है ना। तो गोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था भैया? तो गोवा के युद्ध में एक तरफ कौन था? गोवा के युद्ध में एक तरफ कौन था? अल्बुकर्क, और दूसरी तरफ कौन था दोस्तों? दूसरी तरफ अल्बुकर्क कौन सी सेना का? वह पुर्तगाली सेना का नेतृत्व कर रहा था। और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ दोस्तों बीजापुर के, कहां के दोस्तों? बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह। नाम याद रहेगा एकदम ताबड़तोड़, बिल्कुल याद होना भी चाहिए। तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है भैया। और 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो जीत लिया, इसी वजह से पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? या यूं कह लीजिए कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में संस्थापक किसे माना जाता है? तो भैया वो इनको माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसको माना जाता है? तो इन भाई साहब को पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। गोवा को फिर भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय चलाकर कब्जा करना पड़ा। क्यों भैया? ऑपरेशन विजय चलाकर कब्जा करना पड़ा। तो आपको बताना, निम्नलिखित में से किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती है? आधुनिक काल की शुरुआत, अगर आप आधुनिक काल की शुरुआत की बात करते हैं तो आधुनिक काल की शुरुआत आप कब से मानते हैं? तो याद करिए, वास्तव में औरंगजेब की मृत्यु के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। क्यों दोस्तों? अच्छा देखिए, वैसे तो आप आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी पढ़ते हैं, जो कि पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली 1498 में आए, ठीक है भैया, 1498 में आए। तो आप वहां से पढ़ते जरूर है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन एक बात बताइए कि क्या वास्तव में आधुनिक भारत औरंगजेब की मृत्यु के साथ नहीं शुरू हुआ था? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधुनिक भारत मतलब अंग्रेजों का इतिहास, अंग्रेजों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आधुनिक भारत में। और अंग्रेज प्रभावशाली तब होते हैं जब मुगल कमजोर हो जाते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का पहले उत्थान होता है और फिर पतन होता है, और उसी के साथ साथ अंग्रेजों का भी उत्थान होता चला जाता है, ठीक है भैया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, और 1700 प्लस का मतलब हो गया 18वीं शताब्दी। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे दोस्तों? भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे, यह आपको बताना है। तो भैया संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह सवाल कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और याद करिए दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण ही है जिनको, जो पहली बार राष्ट्रीय नेता के तौर पर कब उभरे? तो पहली बार राष्ट्रीय नेता के तौर पर कब उभरे? तो याद रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रीय नेता के तौर पर कब उभरे? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वर्ष 1942। तो वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण पहली बार राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे, जब इन्होंने बिहार की, है ना भैया, हजारीबाग जेल से फरार होकर क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या किया दोस्तों? सॉरी, उस समय बिहार में हजारीबाग जेल थी, अब तो झारखंड में है। तो हजारीबाग जेल से फरार होकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया, ठीक है भैया। तो याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में एक बात और कहा जाता है, क्या? दल विहीन लोकतंत्र की मांग किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो दल विहीन लोकतंत्र की मांग किसके द्वारा की गई थी, यह भी याद रखिएगा। चलिए बताइए अगला सवाल। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका कहां है? जो कि ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक है, ईसाई चर्चों में से एक है। तो चलो भैया, शानदार तरीके से सभी का जवाब आना चाहिए, ताबड़तोड़ एकदम, बिल्कुल। तो भैया आंसर देते रहिए, फटाफट आंसर देते रहेंगे, और 500 लाइक का आंकड़ा पूरा होना चाहिए, मनने और कुछ नहीं पता। हाँ, कैसे करोगे ये आप जानो। चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी, ठीक है। अब ये वेटिकन सिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश है भाई साहब, दुनिया का सबसे छोटा देश है। अरे भाई, 0.44 वर्ग किलोमीटर तो इसका एरिया है, मात्र 1000 लोग तो यहाँ रहते हैं, बताओ यार। है इस हिसाब से तो अपने देश में हजारों देश है। क्यों?
है ना, इससे ज्यादा तो अपने यहाँ कई कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना। हाँ, चल खैर छोड़िए। तो वेटिकन सिटी दोस्तों चारों ओर से किससे घिरा है? चारों ओर से रोम से घिरा है, चारों ओर से रोम से घिरा है, चारों ओर से रोम इटली की राजधानी है, आप जानते हैं कि चारों ओर से ये रोम से घिरा है। ठीक है भैया, पोप फ्रांसिस आपको यही मिल जाएंगे। लो भैया, पॉलिटी का एक दमदार क्वेश्चन बताइए, और इसका आंसर तो मुझे लगता है सबके पास होगा, क्यों बताओ जरा तो। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अरे वाह, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है ना, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के बेस पर कहा जाता है कि अपने पसंद की, है ना, स्वयं के पसंद की शादी करने का भी अधिकार है, स्वयं के पसंद की शादी, स्वयं के पसंद की शादी करने का भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई माता पिता सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं केवल, है ना, जो बातें हैं किताबी बातें मैं वो बता रहा हूं, मैं किसी को इसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, और कोई प्रेरित भी ना हो, अपना अपना देख लेना। जैसे क्या है, पता चला कि पिताजी का जूता चप्पल चलने लगे, ठीक है, और फिर आर्टिकल 21 धरा रह जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये चीज कही गई है। आर्टिकल 21 में एक चीज और आती है, और वो क्या है? राइट टू प्राइवेसी। क्या आता है? गजब का भैया, राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, है ना, मतलब प्राइवेसी का मतलब समझ ही रहे हैं आप। ठीक है भैया, और इसी आर्टिकल 21 के ए में आ जाता है क्या क्या भैया? तो वो आ जाता है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 78 आपको बताना है। वैसे तो है बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान से चारों ऑप्शन को पढ़कर इत्मीनान से अगर आप आंसर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से आंसर देने का प्रयास करेंगे, निकल कर आंसर आ जाएगा। आप तो जानते हैं हमारी हंसी का कारण, क्यों? चलो बताओ जरा तो। ठीक है, तो भैया हाँ बताओ तो। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। देखो ऐसा है कि अगर हम आर्टिकल 78 की बात कर रहे हैं तो ये दो चीजें हैं। या तो आप कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य याद दिलाता है कि भैया प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। दूसरा, ये राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार, राष्ट्रपति को क्या? सूचना का अधिकार। ठीक है भैया, तो ये दोनों ही बातें याद रखनी है ना, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार कहिए या तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहिए। ठीक इसी प्रकार से मुख्यमंत्री को, है ना, मुख्यमंत्री के कर्तव्य और राज्यपाल के सूचना के अधिकार का प्रावधान आपको आर्टिकल कहां मिल जाएगा? 167 में। कहां मिल जाएगा? 167 में, है ना। किसके लिए भैया? यहां मिल जाएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए, सेम प्रावधान। ठीक है भैया, चलो। बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? गई भैंस पानी में। देखिए ऐसा है कि अगर आपने कभी आर्टिकल 15 का 3, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आर्टिकल 15 के 3 में यही कहा गया है कि राज्य बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और आर्टिकल 15 का मतलब किसकी बात हो रही है? फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। और फंडामेंटल राइट किस भाग में है? भाग 3 में है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर बात है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों भाई? एकदम लल्ला। तो एकदम बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो बताओ जरा फटाफट। तो किस वर्ष? देखिए, शिक्षा का अधिकार जब बात होती है तो यहां थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? एक तो दोस्तों है कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भाई साहब। ठीक है, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि आर्टिकल, है ना, 21A तो अपनी तरफ है, अपनी जगह ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में आया। लेकिन एक है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके बारे में बात यहां पर हो रही है। और ये पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 2010 में। कब लागू हुआ था?
क्लियर बात है। तो एकदम ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। लागू ही पूछा है, लागू किया गया था, गलत दिया है, ऑप्शन में दिया नहीं है, 2010 में लागू हुआ था। क्लियर बात है, 2010 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, और एकदम आंसर देते रहिए ताबड़तोड़। भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? भैया भारत का उच्चतम न्यायालय याद करो, अगर आप भारत का उच्चतम न्यायालय अगर आपको याद हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत इसका गठन किया जाता है। यहां तो कोई समस्या नहीं है, आर्टिकल 124 के तहत इसका गठन किया जाता है, और 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया। तो एकदम सीधा सीधा आपको याद रखना है आर्टिकल 124। हालांकि हमने आपको बताया हुआ है कि भैया देखो, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल है ना 233 के तहत किया गया है, और हाई कोर्ट इन यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान आर्टिकल 241 के तहत किया गया है। और आजकल ऐसे सवाल टीसीएस ने एकदम ताबड़तोड़ पूछे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना एक जगह, ये चारों बातें एक जगह एक साथ दिमाग में छापिए, क्योंकि अक्सर पेपर में आते हैं तो खोपड़िया में छपे होने चाहिए ताकि पेपरवा में फंसे, है ना। हाँ, आनंद लीजिए क्लास का, बाकी सब मोह माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है दोस्तों? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर 65 साल किया जाना था, लेकिन अभी तक किया नहीं जा सका है। ठीक है भैया, तो हाई कोर्ट में 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है भैया? ये तो सबको पता होगा कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां है। तो एक बार जोरदार वाला कमेंट आना चाहिए सभी का कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां है। बाकी आप जानते हैं कि नीति आयोग का गठन एग्जैक्टली 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर हुआ था ना, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये क्या है? ये एक थिंक टैंक है। ये क्या है दोस्तों? ये एक थिंक टैंक है। अरे थिंक टैंक का मतलब है कि सरकार को सलाह देने वाली संस्था है। पता चले थिंक टैंक का मतलब कोई समझे कि ये कोनो एंटी टैंक है ना, एंटी टैंक मिसाइल विसाइल तो नहीं है नागवाग की तरह कि पाकिस्तान पे छोड़ देना है ना। तो थिंक टैंक है, ठीक है। और नीति आयोग के अगर आप पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो तो आपको पता है कि पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष में क्या ध्यान देना है? वो ये ध्यान देना है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है भैया, तो पहले कौन थे और वर्तमान में कौन? तो पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों एकदम। और वर्तमान वाले कौन थे जरा बताइए फटाफट कमेंट करके, तो फटाफट बताइए जरा वर्तमान में कौन है। हाँ भैया बताओ जरा, तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो सुमन बेरी। कौन है दोस्तों? सुमन बेरी वर्तमान में है, तो इनको भी जरा याद रखिएगा, सुमन बेरी। और इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। वेरी वेरी गुड। और भाई साहब इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ वर्तमान में कौन है भैया? तो सीईओ है कौन? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर भाई साहब। ठीक है, इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे, आजकल वो G20 के शेरपा है। ठीक है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? ठीक है भैया फटाफट बताओ जरा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा। तो बिल्कुल याद होगा आपको, याद करिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था। दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी डे ऑन 14 सितंबर एवरी ईयर फ्रॉम या सिंस 1953। तो 1953 से हम लोग हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है भैया, कब से? 1953 से इस दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 343। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 343 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई साहब अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, और अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महान्यायवादी की बात कर रहे हैं, जो कि आज के समय कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी जी हैं।
और इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भैया? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल अनिश्चित है, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चला जाए अगले सवाल पर, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले और कौन लोग हैं? तो जो संघ के मंत्री हैं ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और जो राज्यपाल हैं विभिन्न राज्यों के वो भी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर बात है, याद रहेगा एकदम बीके का जीके अंदाज में। तो फिर जब बीके का जीके का हो साथ तो फिर डरने की क्या ही बात है ना, बस पढ़ते जाओ, है ना। हाँ चलो, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? एकदम पता होगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भाई साहब पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। और सबसे पहले इसे फहराया किसने था? सबसे पहले प्रथम बार इसे फहराया किसने? प्रथम बार भारतीय झंडा। अच्छा, इसे नहीं फहराया था क्योंकि मैडम भीका जी के द्वारा जो पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया था वो तिरंगा नहीं था, ठीक है भैया। पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया था वो कब फहराया गया था? तो वर्ष 1907 की बात है जब इन्होंने फहराया था। कहां पर फहराया था? तो स्टुटगार्ड में फहराया था, जो कि कहां पर है? जर्मनी में दोस्तों। कहां पर? जर्मनी में। लेकिन इनके द्वारा फहराया गया झंडा जो था उसका नाम था सप्तऋषि झंडा। क्या नाम था उसका? सप्तऋषि झंडा, ठीक है। वो तिरंगा नहीं था। अगर हम तिरंगा की बात करें तो तिरंगा आपको याद होगा 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को लाहौर में कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था जिसमें नेहरू जी के द्वारा इसको फहराया गया था। क्लियर बात है। और भारत माता की डिजाइन, भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये बताइए भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है ये आपको बताना है। चलिए जोरदार वाला कमेंट आना चाहिए सभी का, शानदार तरीके से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 अगर आपको याद हो तो एक नवीन जिंदल केस आपको याद है? नवीन जिंदलवाद कह लीजिए या नवीन जिंदल केस कह लीजिए, 2002 में ही आया था। और नवीन जिंदल केस जो था, इसी केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आर्टिकल 19A के तहत ध्वज फहराना क्या है? ध्वज फहराना मौलिक अधिकार होता है। क्या होता है? ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और यह कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है ना भैया? कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है ये आपको बताना है। चलिए, आज 500 लाइक का आंकड़ा तो हमें नहीं लगता कि आप लोग पूरा करेंगे क्लास खत्म होते होते, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि आज बहुत लंबी क्लास लेने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा अपने बहुत ही प्रिय, हमारे और आपके प्रिय, है ना, थोड़ा सा सौरभ सर के यहाँ एक बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम है ना, बर्थडे है बच्ची का, और वहीं जाना है, शामिल होना है। तो भैया पूरा एमडी क्लासेस परिवार वहाँ शामिल हो रहा है, और आप सभी से भी आशा है कि आप सभी लोग, है ना, दीर्घायु की कामना करेंगे, आशीर्वाद देंगे आप सभी लोग, है ना। बिल्कुल। तो भैया निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है ये आपको बताना है। क्या तैयार करता है? राजकोषीय नीति तैयार करता है ये आपको बताना है। तो भैया बहुत बढ़िया सवाल है। तो राजकोषीय नीति, ये आपको कई बार हमने बताया कि देखिए क्या है, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के द्वारा एक तो राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब समझ रहे हैं? राजकोषीय नीति का मतलब ये ब्याज वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो राजकोषीय नीति, सॉरी ब्याज कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, टैक्स भाई, टैक्स। राजकोषीय नीति का मतलब सीधा संबंध किससे हो गया? टैक्सेशन सिस्टम से हो गया। तो राजकोषीय नीति तैयार करती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट भी तैयार किया जाता है। जबकि अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि मौद्रिक नीति, क्या दोस्तों? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या? मौद्रिक नीति। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वैसे तो हमने सोचा था कि 40 कराएंगे, लेकिन यह है कि 40 कराएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा और बड़ा बेहतर, है ना, जरूरी आवश्यक, है ना, प्रोग्राम है और शामिल होना जरूरी है, इसलिए थोड़ी लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे और इसके लिए माफी चाहेंगे
अगले दिन करा देंगे और क्लासेस, है ना, और लंबी क्लासेस करा देंगे। बाकी आज सैटरडे, आप जानते हैं कल संडे है और आपको ढेर सारी मैराथन देखने को मिलने वाली है। और खास करके आपके एसएससी जीडी के लिए एक चौपाल जो लगनी है, उस चौपाल में भी आपको शामिल होना ही है। ठीक है भैया, 18 दिसंबर, ठीक है, दोपहर 3 बजे से लगातार 4 घंटे की महा मैराथन आपको देखने को मिलने वाली है। तो तैयार रहिएगा। कल आज के सेशन में जीके जीएस में 20 क्वेश्चन आपको कराया। आई थिंक कि एक्सप्लेनेशन जबरदस्त रहा होगा और आपके काम आएगा निश्चित रूप से। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में से आप में से कितने क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, 15 प्लस वाले जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो इस क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए दोस्तों, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी लाइक वाइक ना किया हो कर दीजिएगा, दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।